चलिए पॉलिटी की शुरुआत कर लेते हैं, और पॉलिटी में जो सबसे पहला सवाल है वो है सेट बी का 53 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। बिल्कुल 53 से लेके अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 20 सवाल हैं, और ये 20 सवाल 53 से हम लोग शुरू करेंगे। तो बीच में ये जगह जगह आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मुझे लगता है यूपीएससी ने आपको इस बार मन लगा रहने के लिए, क्योंकि सबसे सरल विषय है, तो आपको 100 नंबर तक 20 सेट में, 20 सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 100 नंबर तक जो है ये जो आंसर है सवाल का ये चलेगा आपका, ठीक है। अब आज देखा जाए तो जितना भी पेपर में जो भी विषय हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल इस विषय से आए हुए हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, और आप लोग भी उत्तर साथ साथ देते रहिएगा, क्योंकि आपको सवाल स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 53 नंबर सवाल को हम लोग शुरू करते हैं, और 53 नंबर सवाल जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्लास शुरू होती है, आप लोगों ने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, सर की भी जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है, तो सर भी बीच बीच में आप लोगों को बताते रहेंगे, जो लाइन टू लाइन सर से आपने पढ़ा है वो भी कमेंट में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो 53 नंबर सवाल, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात होगी, प्रावधान उनको हटाने का चल रहा होगा सदन में, तो उस समय अध्यक्ष की जो साथ क्या स्थिति है उसको पूछा गया है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात है तो उस टाइम पे वो पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन का मतलब है कि वो अपनी कुर्सी पे आसीन नहीं होगा, अध्यक्ष की कुर्सी पे आसीन नहीं होगा। दूसरा, अगर उसे हटाने की बात चल रही है तो वो सामान्य सदस्यों की तरह वो बैठ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। पक्ष रखने का मतलब कि वो चाहे तो बोल सकता है। इसके अतिरिक्त जब वोटिंग होगी तो उसमें जो प्राथमिक वोटिंग होती है, पहल वो वोटिंग वो कर सकता है अगर उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही। लेकिन जब वोट टाई होगा तो वो जो निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट देता है, वो नहीं करेगा, और उस समय उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पे आसीन होगा। मतलब इतना आप पढ़ते हैं। और इस जो मैंने बताया, अगर इसमें से आप सवाल देखेंगे तो 3 विकल्प यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि वह पीठासीन नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक बात है, वो पीठासीन नहीं होगा या नहीं होगी। दूसरा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये वाली बात गलत है। अभी मैंने कहा वो अपना पक्ष रख सकता है, मतलब बोल सकता है, और पक्ष कैसे ही रखेगा। दूसरा, मतदान की बात है तो मतदान में वो प्राथमिक वोट कर सकता है, लेकिन वो कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट नहीं करेगा अगर उसे हटाने के प्रस्ताव पे वोट टाई होता है तो इस तरीके से मुझे लगता है आप उत्तर दे रहे होंगे। कमेंट में आप उत्तर दे दीजिए, और आप सही उत्तर के साथ अगर जा रहे हैं तो इसमें केवल एक कथन सही है कि वो पीठासीन नहीं होगा, बाकी चीज़ें गलत हैं। इस हिसाब से अच्छा आर्टिकल निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, इसका सही उत्तर ए है, केवल एक कथन सत्य है, तो सही उत्तर आप ए लगाएंगे। चलिए, तो एक बात मैं बीच बीच में पूछते चलूँगा कि जिन लोगों ने मेरी पॉलिटी की क्लास की है, क्या उनसे ये सॉल्व हो पा रहा है? मुझे 100 नहीं 120% उम्मीद है कि अगर आपने ठीक से क्लास की होगी। ये बहुत ही आसान सवाल है, और इस पर तो एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो ये निश्चित तौर पर आप सॉल्व कर पा रहे हो। मुझे मेरे इंस्टा या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी पर जाकर भी बताइएगा मुझे कि आपने पॉलिटी जब मुझसे अगर पढ़ी है स्टडी IQIS हिंदी चैनल पर, तो उससे कितने सवाल आप बना पाए हैं। ये सवाल मैंने पूरा ही सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हुए थे। चलिए, अगला सवाल है 54 नंबर सवाल। 54 भी बड़ा सा सवाल है, तो इसको भी फुल स्क्रीन लेना होगा हमें। देखिए, अक्सर जब सवाल आता है, और मुझे याद है कि जब भी एक शब्द आता है व्यापगत, तो उस पर अक्सर ठिठक जाते हैं लोग कि ये व्यापगत क्या है। तो व्यापगत का मतलब होता है जो विधेयक है उस विधेयक का लैप्स हो जाना, मतलब उसका समाप्त हो जाना, उससे संबंधित ये व्यापगत है। तो पहले तो ये व्यापगत, और जब भी आता है तो आप पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे अक्सर समय दिया जाता है। तो समय दिया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे सवाल पूछा गया है कि भारतीय संसद के संदर्भ में कौन सी वो स्थिति होगी जब विधेयक व्यापगत हो जाएगा। तो उसमें मोस्टली जो यहाँ पे कंडीशन है वो लोकसभा के संबंध में है। एक बार आप देख लीजिए, लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन हो जाने पे व्यापगत हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लोकसभा में विधेयक आया और अभी लोकसभा में ही वो चल रहा है, उस पर बातचीत हो रही है और लोकसभा भंग हो जाती है,
तो बेपगत हो जाएगा, ये कथन सही है। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित किया गया हो, राज्यसभा में भेजा गया हो और राज्यसभा में वो अभी पेंडिंग हो, लंबित हो और इधर लोकसभा भंग हो जाए, तब पर भी बेपगत हो जाता है, आपने ये भी पढ़ा है। तो दूसरा कथन भी आप देखेंगे तो ये सत्य हो गया। तीसरे कथन की बात करें तो कहा गया कि जब लोकसभा में आया और लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया और आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके कारण राष्ट्रपति ने आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुला दिया है, उसने बुलाने का काम कर लिया है राष्ट्रपति ने। तो अब ऐसी दशा में लोकसभा विघटित हो जाती है, तब क्या होगा? तो इसको बार बार मार्क करा जाता है कि इसको आप देख लीजिए कि अगर राष्ट्रपति ने सूचना दे दी है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और उस समय अगर लोकसभा विघटित होती है तो विधेयक पे कोई असर नहीं पड़ता है, अर्थात जब नई लोकसभा आएगी और फिर नई लोकसभा के बाद फिर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा, मतलब विधेयक जो है वो बेपगत नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका कथन 1 सही था, कथन 2 सही था और 1-2 ही सही था, तीसरा सही नहीं था। तो इस तरीके से आप बी ऑप्शन को अपना सही जो है विकल्प मानेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, 54 का। ठीक है, चलिए इसके बाद सवाल आपका 55 है, तो 55 को भी देख लेते हैं। और भी बड़ा सवाल है। पॉलिटिक्स में अच्छी बात क्या है, आसान सवाल होते हैं, बड़े होते हैं, लिखे बड़े होते हैं, घबराहट तो हाँ, उसमें भाषा देखकर ही हो जाती है। बिल्कुल, बस भाषा को भी आप फुल स्क्रीन पर ही लीजिए, भाषा देख के ही आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि बड़ा सवाल है, हमसे हो पड़ेगा नहीं हो पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार बस उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये तो अपना वही सिंपल वाली कहानी है, इसको तो हम कर सकते हैं। अगर आप दबाव नहीं लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो मुझे लगता है पॉलिटी से सवाल बहुत कम गलत होने चाहिए, और गलती से ही गलत होते हैं लोगों के। माना भी जाता है कि ये विषय सबसे ज़्यादा सरल है और सबसे ज़्यादा रुचिकर है और सबसे ज़्यादा सवाल भी आते हैं। अभी पिछले साल से भी 2 सवाल बढ़ गए हैं, उसके पिछले साल से भी 2 सवाल बढ़े थे, आगे भी 2 सवाल बढ़ेंगे, तो 3-4 साल बाद 50% जो सवाल हैं वो पॉलिटिक्स से आने वाला है ना। तो इसलिए PSIR एक ऑप्शनल विषय, उससे ज़रूर जुड़िए क्योंकि वहाँ में भी ये पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए 55 नंबर सवाल पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो संसद है उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, उसको एक बार देखिए और सही कथन का चुनाव करना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्र अवसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, लिखा है। अब देखिए, कई बार क्या है कि हमने एग्जैक्टली ये चीज़ ऐसे नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं और नीचे वाले भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो नीचे वाला ही ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर वाले ऑप्शन को आप गलत मान लो। नीचे वाला ऑप्शन ही आपको बताएगा कि अगर नीचे सही है तो ऊपर गलत है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी संसद के सत्र अवसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। प्रधानमंत्री परामर्श देते हैं उनको कि कब सत्र अवसान के लिए हमें कब सत्र कब बुलाना है और कब सत्र खत्म करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट कि मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री कोई अलग से सेपरेट वैसे पद नहीं होता। अगर आप इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जाएंगे, मंत्रिपरिषद का ही मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से भी परामर्श करने का मतलब होता है मंत्रिपरिषद का परामर्श। तो इस हिसाब से पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत होगा। दूसरे पे चलते हैं, बड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ना पड़ेगा। सदन का सत्रावसान सामान्य सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। इसका मतलब कहा जा रहा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सत्रावसान अपने मन से नहीं करते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये तय कर लिया जाता है कि भाई अब बात पूरी हो गई सत्र की, अब सत्र को समाप्त करना है, तो वो अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित करते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रपति से कहा जाता है कि आप सत्रावसान कर दें। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर आधी जो यहाँ तक लाइन है वो ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पे कोई वर्जन नहीं है। मान लीजिए ये वाली प्रक्रिया नहीं होती है और किसी कारण कोई ऐसी स्थिति लगती है कि नहीं, जो संसदीय प्रक्रिया है उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है। पंजाब का उदाहरण आप देख सकते हैं, वहाँ राज्यपाल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2-2, 3-3 बार राज्यपाल को वहाँ की विधानसभा ने, वहाँ के अध्यक्ष ने अनिश्चित काल के लिए समाप्त ही नहीं किया।
तो ऐसे में सत्र को आहूत ही करने का अधिकार नहीं मिल पाया, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति अगर चाहें तो कोई भी सत्र जो चल रहा है, अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि नहीं वो पूरा हो गया है, तो उस सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं। कोई वर्जना नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही मानना पड़ेगा। तीसरे वाले विकल्प की बात कर लेते हैं। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। मतलब अगर तीसरा वाला आप सही मान लेंगे तो पहले वाले को गलत कर लेंगे। ठीक, तो तीसरा जो विकल्प है वो सत्य है और ये तय करता है कि पहला वाला विकल्प गलत था। इस तरीके से दो विकल्प इसमें सही हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 55 नंबर सवाल का जो उत्तर सही है वो सी उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 61 नंबर सवाल पे चलते हैं। और ये तो लगभग आप सभी लोग इससे अवेयर हैं, और जब कुछ करंट में कोई घटना होती है तो उसका पॉलिटी से अगर संबंध है तो वो आपके पेपर में आता है। और अक्सर आपके लिए जब SIP कराई जाती है तो उसमें भी इसको कवर किया गया था कि ये करंट से जुड़ा है, आएगा, और बड़ा लोकप्रिय भी रहा है। नारी शक्ति, ये क्वेश्चन भी बड़ा है तो इसको भी आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। ये सवाल आपका है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस पे आपको विचार करना है। आप लोगों ने बड़ी लोकप्रियता से इवन रील पे और बाकी जगहों भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपने देखी थी, और लोग बहुत उत्साहित भी थे, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए था, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर था, तो हर किसी में ये चीज़ थी। इसमें जो विकल्प है वो एक बार देख लीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। ये जो 18वीं लोकसभा की बात है, तो अभी जो चुनकर सरकार अभी आई है, जो अभी लोकसभा का जो संगठन होगा, ये 18वीं लोकसभा है। और विधेयक में ये लिखा गया था, अधिनियम में ये था कि हम इसे जब अगला परिसीमन हमारा आएगा तो उस परिसीमन के बाद जो हमारे पास डेटा होगा तब हम इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। अगला जो परिसीमन आप देख पाएंगे आगामी रूप से होना है वो 2026 में होना है। इसका मतलब 18वीं लोकसभा में तो ये प्रभावी नहीं ही होगा, ये 19वीं में हो सकता है। इसलिए आप पहला वाला जो ऑप्शन है उसको आप गलत कर लेंगे। ठीक है, आप देखते चलिए कि आपके आसपास से जो सरल चीज़ें थी वही आपसे पूछी गई हैं, कुछ भी कठिन नहीं पूछा गया, और आप थोड़े से कॉन्शियस रहे हैं और बहुत स्पेशलाइजेशन में जाने के बजाय जो सामान्य चीज़ें रही हैं अगर उस पर आपने ध्यान दिया और अभ्यास किया तो आपसे ये उत्तर बन पड़ेगा। दूसरा विकल्प देख लीजिए। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। ये साफ साफ सबको पता है कि ये वाली बात सही थी। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध है, ये भी विधेयक में था। तो आप देखेंगे 2 और 3 यहाँ पे आपको सही मिलेगा, और 61 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, 2 और 3। 61 नंबर का हो गया विकल्प सी। ठीक है, केवल 2 और 3। अब जो अगला है वो है 63 नंबर है, और ये रिट से संबंधित है और बड़ा सरल है। देखो, हम लोग जरूरी नहीं है कि बहुत मेहनत करके ही और बहुत कठिन तपस्या करके ही इसको सीखें। जैसे प्रतिषेध है, तो जब हम लोग रिट पढ़ाते हैं तो रिट में बताते हैं कि भाई रिट 2 प्रकार की होती है। 5 जो रिटें हैं वो 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक 3 जो ऊपर की रिटें हैं उनको सामान्य कह लेते हैं, और जो 2 रिटें नीचे जिसको हम लोग उत्प्रेषण और प्रतिषेध कहते हैं उसको न्यायालयी रिट कह लेते हैं। मतलब वो न्यायालय द्वारा न्यायालय को जारी होता है। इस हिसाब से अगर आप विकल्प में देखो, विकल्प ए में किसी सरकारी अधिकारी, काट दो, खत्म, बात ही खत्म। जहां न्यायालय द्वारा न्यायालय लिखा होगा, अदालत लिखा होगा, उसको आप उत्तर लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरे विकल्प पे संसद विधानसभा को कोई मतलब नहीं है, आप इसको काट के हटाओ। कुछ ऐसे सवाल पॉलिटी में होते हैं जो आपके समय बचाते हैं, क्योंकि और जो विषय से सवाल होते हैं उसमें बहुत बार आपको सोचना पड़ता है। यहाँ सोचना नहीं है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने के लिए इसको आप कर सकते हैं, अदालत मिल गया आपको। चौथे में फिर सरकार की उसकी असंवैधानिक नीति, मतलब विकल्प सी सही है। तो यहाँ पे जैसे आपने एग्जाम हॉल में बचाया होगा समय, मैं यहाँ समय बचा रहा हूँ। तो 63 का जो उत्तर सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी सही है। ठीक है, चलिए 63 का हो गया सी। आप लोग नोट करते जाइए सर। हाँ, नोट करते जाइए, क्योंकि हम लोग फुल स्क्रीन भी ले रहे हैं, उस पर नहीं लिखा हुआ है कौन सा सेट है। हाँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है सेट बी पर बातचीत हो रही है, और सेट बी में हमने हिस्ट्री डिस्कस कर लिया है 9 क्वेश्चन। जो लोग अभी जुड़े हैं वो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो रहेगा आगे भी, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आप तनाव मत लीजिए कि वीडियो कहीं जाने वाला है। 9 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, वो डिस्कस हो गए हैं।
18 क्वेश्चन अभिनव सर ने डिस्कस किया है जो कि ज्योग्राफी से है। पॉलिटी से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर की बात कर लेते हैं। पॉलिटी पे जुड़ना चाहिए। 64 नंबर में आप देखें यहाँ पे क्या है, पॉलिटी के सवाल में एक दो चीज़ें बस ऊपर नीचे की जाती हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसको कहीं ज़्यादा दबाव में लेके गलत न कर दें। जैसे यहाँ पे 64 नंबर सवाल देखिए, वह राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। बस यहाँ पे राज्यपाल तो है इसमें, लेकिन राज्यपाल ये खुद नहीं करता बल्कि राज्यपाल परामर्श की भूमिका में होता है। ऐसा करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की होती है। आर्टिकल 342 में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा जिस भी राज्य में किसी आदिवासी जाति को, जनजाति को, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिएगा आदिवासी में और शेड्यूल ट्राइब्स में भी अंतर होता है। बहुत सारी ऐसी आदिवासी हमारे पास जातियां हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं आती हैं, तो लिस्टेड की बात पूछ रहा है। तो उस लिस्ट में शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट में किसको रखा जाएगा, ये जो अनुमति है राष्ट्रपति की होती है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो पहले विकल्प में राज्यपाल को ही कहा गया कि वो मान्यता देता है, तो इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 64 का वो गलत है। ठीक है। दूसरे विकल्प पे आते हैं, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो ये ठीक बात है, एक राज्य में कोई एसटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी एसटी की स्थिति में हो। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है और मैंने सर की वीडियो देखी है यूट्यूब पे, सर ने इसको अलग अलग करके बड़ा टाइम लेके पढ़ाया भी है। तो इसको आप कर सकते हैं। विकल्प नंबर 2 इसका सही है। इस हिसाब से 64 का अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा केवल बी, मतलब केवल 2 और बी आंसर इसका सही होगा। तो 64 का आप बी लगा सकते हैं। चलिए 64 के बाद हम चलेंगे 65 नंबर सवाल पर। 65 जो कि पॉलिटी का है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। एक तो जितने भी लोग हैं ध्यान रखें, सेट बी चल रहा है। सेट बी में हमने अब पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सब इस लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें ये लाइव नहीं मिल पा रहा है। उस समय 400 लोग करीब वेटिंग थे, तो उन लोगों को ऑब्वियसली नहीं मिल पाया होगा। आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और हमने करीब करीब 30-35 सवाल अभी डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के सवाल भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं 65 नंबर सवाल पॉलिटी का ही। ठीक है, पॉलिटी से टोटल आए हैं 20 सवाल। ठीक है, तो 65 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। आप लोग भी सवाल स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग भी स्क्रीन पे सवाल, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ लीजिए, कमेंट खुला हुआ है वहाँ पे आंसर भी दीजिए। और आवाज़ अगर थोड़ी स्लो हुई है तो मैं अपनी आवाज़ थोड़ी बढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो 65 नंबर पे चलते हैं। केंद्रीय बजट, यूनियन बजट लिखा हुआ है, मतलब वही वाला बजट जो अभी फरवरी से अब बन रहा था, अपना जो बजट पास हुआ है अप्रैल में, उसी बजट की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। अब इसमें आप वो भूल जाओ कि प्रधानमंत्री की ओर से किसकी ओर से रखते हैं। आपको एक बात पता लग गई है कि जो आपका बजट है वो धन विधेयक के रूप में होता है, इसलिए वो केवल और केवल कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। तो इस हिसाब से ये उत्तर आप गलत कर लो। ठीक है, कई तरीके होते हैं आपको सवाल के समझने का, तो ये विकल्प आप इस तरीके से गलत कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है कि केंद्रीय स्तर पर भारत की राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। तो जितनी भी अनुदान मांगे होती हैं वो सब मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि धन विधेयक जब भी आएगा तो राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन से ही आएगा, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा। तो चूंकि अनुदान की बात हो रही है तो वो सारे धन विधेयक हैं, इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। इसलिए 2 वाला जो विकल्प है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। और इस हिसाब से 65 नंबर सवाल का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 65 नंबर सवाल का जो उत्तर है वो केवल बी है। ठीक, बी ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 65 के बाद अब सीधे सेट बी के 71 नंबर सवाल पर चले आइए, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। 71 बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज़्यादा ही आसान सवाल है। जैसे हम लोग जब रहते थे तो कभी कभी कहा जाता था लूसेंट वाला सवाल आ गया, तो हमारे टाइम पे वो एग्जाम हुआ
पहला रिएक्शन जो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आकर बच्चों ने दिया जी, वो कुछ ऐसा ही था कि सर स्टेट पीसीएस वाला पेपर लगता है दे दिया है ना। तो सब सवालों की वजह से शायद हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी देखिए अपने संविधान के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं, संविधान निर्माण की बात जब भी आप करते हैं, जब भी 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, जब पहली बैठक की बात करते हैं, तब हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बात करते हैं कि किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद समझाने के लिए है भी नहीं, हाँ कुछ है भी नहीं, बस हो गया, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका उत्तर डी है, 71 नंबर का उत्तर जो है वो डी लगा लीजिएगा, 71 का डी आंसर लगा लीजिएगा, डॉक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग भी थोड़ा सा भागेंगे क्योंकि समय आपका भी बचेगा, फिर आपका सीसेट का भी तो कराना है, जी 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 का भी कराना है। चलिए 71 के बाद 72 नंबर, बिल्कुल 72 मैं लगा देता हूँ इधर। भारत सरकार अधिनियम 1935, कुछ लोगों में ये लड़ाई चल रही थी कि इसे कहाँ रखें, पॉलिटी में या फिर हिस्ट्री में, लेकिन ये पॉलिटी का, ये पॉलिटी का है भाई। 1935 को 1 दिन लगता है, 3 घंटे पढ़ाते हैं, इसके बावजूद ये चला जाए इतिहास में, फिर कैसा ही फील होगा, है ना। तो अगर हम लोग इतिहास में डालते तो 19 स्कोर हो जाता पॉलिटी का, तो हम लोगों ने राउंड फिगर कर दिया, और कर नहीं दिया, ये है, ये इतिहास में कहीं से नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नहीं है, हाँ इतिहास में नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने डाल रखा जबरदस्ती कि इतिहास का थोड़ा वेटेज बढ़ जाए, आपका प्रेम है तो उसको इधर कर दो। अच्छा, कुछ लोग कमेंट में इस पूरे प्रोग्राम के प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हिचक के अप्रिशिएट मत कीजिए, खुल के करिए, दोस्तों मित्रों और दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए। आपको अगर अच्छा लग रहा है मुझे बताइए भी। देखिए ये पहला ऐसा प्रयोग है जो हम यहाँ कर रहे हैं यूपीएससी के पेपर डिस्कशन में। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये एग्जिट पोल सही होगा या नहीं। हाँ, आपको देखने में एग्जिट पोल जैसा लग रहा है, लेकिन अब ये एग्जिट पोल तो है नहीं, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। और जितना देखने में इन लोगों को मजा आ रहा है, उतना हम लोगों की थोड़ी मेहनत है ना, बड़ा टेक्निकल है। तो 4, 5, 7 कैमरे चारों तरफ है ना, तो इसमें काफी मेहनत की गई है, काफी दिन की तैयारी है जी। आप लोग बताइएगा भी इसी चैट बॉक्स के कमेंट में, पहले तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे इस तरह के प्रयोग हम अपने चैनल पे और करेंगे, अदरवाइज फिर प्रयोगों से बचेंगे। ठीक है, चलिए 72 नंबर सवाल देखिए, 72 नंबर जो सवाल है, सेट भी लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ लेता हूँ। ये 1935 के एक्ट से संबंधित बातें हैं, 1935 से संबंधित बातें हैं। तो 1935 की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले लाइन ही शुरू करते हैं कि 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाहती थी। उसी को लिखा है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की बात थी। और आप ये पढ़ते हैं कि ये तब करने का प्रयास किया गया था, हालांकि असफल था, लेकिन 35 के अधिनियम में ये प्रावधान था। इस हिसाब से इसको आप फटाफट क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरे जो विकल्प यहाँ पर है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में। यही तो झगड़ा था उस टाइम पे कि भाई रक्षा और जो विदेश संबंधी है वो भी दिया जाए किसको, विधानमंडल को, लेकिन उसको उन्होंने सीधे प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। तो ये वहाँ पे था कि फिर फेडरल का फिर मतलब ही क्या होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आप समझ गए कि जो दूसरा विकल्प है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामले विधानमंडल के पास थे वो गलत है, वो सीधे गवर्नर जनरल के पास थे। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर जो 2 है वो गलत है, 1 नंबर तो बिल्कुल भी सही था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो केवल 1 होगा, अर्थात ए होगा। तो 72 नंबर सवाल का उत्तर जो है वो आप ए लगा लेंगे। 72 नंबर सवाल का ए जल्दी से लगाइए आंसर। 76 नंबर सवाल देखते हैं जो कि अनुच्छेद 368 से सीधे ही सवाल पूछ लिया गया है। उसका और आप जानते होंगे तो सीधा सवाल है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि जब आप पॉलिटी पढ़ें, किताबों से पढ़ें, तो उसके साथ साथ रेफरेंस में बेयर एक्ट जरूर रखें, क्योंकि बेयर एक्ट रखने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कैसे भी घुमा के पूछे जाएं, लेकिन अंग्रेजी में उनकी टर्मिनोलॉजी वही होती है। जैसे यहाँ पे आपसे 368 में पूछ लिया गया कि जब संविधान संशोधन का जो उपबंध है उसके भीतर जो संविधान संशोधन होता है उसमें संशोधन में क्या क्या हो सकता है, संशोधन का तरीका क्या क्या है, उसमें किन किन चीज़ों को हम कर सकते हैं जिससे संशोधन लगे। तो इसमें 3 शब्द हिंदी में है, एक को परिवर्धन कहा गया है, एक को परिवर्तन कहा गया है और एक को निरसन कहा गया है। तो आप देखिए, आप अगर कुछ ऐड करते हैं, इसको अंग्रेजी में एडिशन कह सकते हैं, है ना, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जब भी आप संविधान में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो संविधान तो चेंज होगा ही होगा ना। आप चाहे बढ़ाओ संविधान में, आप चाहे संविधान में कोई चीज़ घटाओ या किसी चीज़ का स्वरूप बदलो,
तो ये तीनों ही स्थिति में संविधान में तो चेंज आ रहा है ना, और संविधान में चेंज है तो वो अगर 368 से हो रहा है तो संविधान संशोधन है। चेंजेस तो भाग 1 से भी आते हैं, लेकिन संविधान संशोधन हम कहते हैं 368 से। तो 368 से चेंज करने का तरीका कुछ भी हो, वो चाहे एडिशन का हो, वो चाहे परिवर्तन का हो, या वो चाहे निरसन का हो, रिपील करने की बात है। तो तीनों ही शब्द आप अनुच्छेद 368 बेरेक्ट में देखेंगे तो तीनों शब्द लाइन से लिखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों के माध्यम से जो भी परिवर्तन होगा वो संविधान संशोधन माना जाएगा। तो इस हिसाब से इसका उत्तर डी है जी। 1 2 3 तीनों ही सही। और जिन्होंने भी बेयर एक्ट पढ़ा होगा ये तीनों शब्द वहाँ मेंशन है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है? 78 सवाल है। सेट बी है, बार बार ध्यान दिला रहा हूँ मैं, सेट बी है, इसलिए सेट बी के हिसाब से अगर आप सेट ए रखते हैं तो आप आगे पीछे देखिएगा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये सीक्वेंस लंबा चलता है, तो जहां से भी क्वेश्चन मिलेगा कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, हम सेट बी का नंबर बता रहे हैं। सेट बी में अनुच्छेद, ये सवाल तो ऑलमोस्ट रिपीट हो गया है पिछले साल भी ये सवाल आपसे पूछा गया था, और मैं बता दूं कि 78 में केवल जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस बार नया है, और बाकी जो 2, 3 और 4 है ये पिछले साल भी था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, तो 20 से 25% आपके जो सवाल हैं वो वहीं से हो जाते हैं। अब जैसे इसमें धन विधेयक से रिलेटेड बातें हैं कि धन विधेयक के संबंध में हम लोग बात करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, और हमें सही जो कथन है उसका चुनाव करना है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, और मैं एक बात और बता दूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एक शब्द इसके सी वाले में है, जिसके कारण आप 2 विकल्पों पे विचार करेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल एकमात्र ऐसा सवाल है पॉलिटी में जिस पे थोड़े से सोचने की आवश्यकता है। तो उत्तर में यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा, उस 2 ऑप्शन में यूपीएससी दोनों में से कोई भी मान सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे पहला है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आप देखेंगे जो विधि निर्माण प्रक्रिया है, उस विधि निर्माण प्रक्रिया में जो सामान्य असाधारण विधेयक होते हैं या जो वित्त विधेयक होते हैं, इनकी प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो धन विधेयक है इसकी प्रक्रिया इन विधेयकों से थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। तो वो जो धन विधेयक को पास करने की स्पेशल प्रक्रिया है वो आर्टिकल 109 में है, और धन विधेयक कैसा होगा, किसे धन विधेयक कहेंगे, ये आर्टिकल 110 में है, 110 में है। तो जो प्रक्रिया की बात की गई कि विशेष प्रक्रिया है, ये ऑप्शन सही है आपका, जो पहला वाला विकल्प है वो आपका सही है। दूसरे विकल्प की बात कर लेते हैं, धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। यही तो स्पेशल प्रक्रिया थी कि वो जब भी आएगा केवल किस में आएगा, लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन से आएगा, और लोकसभा से पास होकर जब वो राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा इस अपेक्षा से जाएगा कि 14 दिन में वापस आ जाए। मतलब राज्यसभा वो पास होने के लिए नहीं जाता, राज्यसभा वो सैर करने के लिए जाता है, चेहरा दिखा के वापस आने के लिए आता है। मान लो राज्यसभा पकड़ ले तो राज्यसभा 14 दिन तक उसको बस पकड़ के रख सकती है, वो फिर अपने आप स्वतः वापस आ गया है ये मान लिया जाएगा, और विधेयक कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए। ये प्रक्रिया है। तो इसमें इसी प्रक्रिया को जो तीसरा विकल्प है, मतलब 2 नंबर जो है कि वो राज्यसभा में लाया नहीं जा सकता, पूर्व स्थापित का मतलब कि उसको राज्यसभा में पहले नहीं लाया जा सकता, तो ये वाली बात आपकी सही है कि नहीं लाया जा सकता, केवल लोकसभा में आएगा। अब तीसरे पे देखिए, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। तो इसमें जो पहली वाली बात है कि विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, इस पे यूपीएससी हो सकता है कि कुछ अलग सोच सकती है, और अनुमोदन जैसा कोई शब्द जो है, अप्रूवल जैसा कोई शब्द यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलता है। आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ ये शब्द नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम है कि यूपीएससी शब्द को अगर फोकस करेगी तो ये वाला विकल्प 3 गलत होगा, अगर वो भाव को फोकस करती है तो फिर 3 नंबर का जो विकल्प है वो सही होगा। तो इस हिसाब से 3 वाले जो विकल्प है, इसको मेरे हिसाब से आपको अपने गोल में डाउट पे रखना चाहिए। एक सवाल ही इस बार यूपीएससी के पास हुआ जो वो ही बताएगी और आप जानोगे, पिछली बार ऐसा नहीं था। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। और इसका जो चौथा विकल्प है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, तो ये लोकसभा की इच्छा है, उसका मन करे स्वीकार करे तो जो सजेशन है वो वाला भेजेगा, और नहीं उसका मन करता है तो वो नहीं स्वीकार करेगी। मतलब डी वाला जो चौथा विकल्प है वो तो गलत है, चौथे विकल्प में कोई डाउट नहीं है, तीसरे में डाउट है।
इस हिसाब से अगर आप विकल्प निकालेंगे 78 में, तो अगर यूपीएससी 3 को सही मानती है तो आपका जो विकल्प सही होने वाला है वो होगा सी, 1, 2 और 3। और अगर वो शब्द पे जाती है कि अप्रूवल नहीं दे सकती है तो आपका फिर विकल्प सही होगा ए, मतलब 1 और 2, फिर 3 और 4 गलत हो जाएंगे। तो इसको आप गोल कर सकते हैं। ऐसे सवालों को आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके लिए यूपीएससी के जवाब का वेट करना पड़ता है कि यूपीएससी उसको क्या मानता है जी, ठीक है। और ये हर बार ऐसे क्वेश्चन करीब 5-6 ऐसे रहते हैं, जो इस बार तो कम है, हर बार थोड़े ज्यादा होते हैं। पिछली बार भी काफी था, जिसमें 2 ऑप्शन लगता है कि दोनों सही है। अब यूपीएससी के ऊपर है कि क्या मानता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी के जो शब्द हैं और अंग्रेजी के जो शब्द हैं उसमें भी अंतर दिखता है, अंतर दिख जाता है, उसके ट्रांसलेशन में भी अंतर दिखता है। तो इस वाले सवाल को आप लगा लीजिएगा। और अगला जो सवाल है वो है हमारा 80, और थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे जी। 80 नंबर सवाल। चलिए 80 नंबर सवाल पे आते हैं। तो 80 नंबर का जो सवाल है वो पूर्वोत्तर परिषद को लेके है। पूर्वोत्तर परिषद को लेके है। पूर्वोत्तर परिषद की बात करें तो जब 5 जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से परिषद नहीं बनी थी। फिर 1971 में इसके लिए सेपरेट परिषद बनाई गई, और जिसमें 2002 में फिर संशोधन की बात की गई। तो आपका सवाल है कि 2002 के बाद जो संशोधन हुआ उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर है, संरचना है पूर्वोत्तर परिषद की, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं सदस्य के रूप में। इसमें देखिए सब शामिल हैं, लेकिन सवाल में एक लाइन है जिसको आपको गोल करना होगा, वो है मेंबर, सदस्य। तो सदस्य के रूप में देखेंगे तो हर संबंधित राज्य का राज्यपाल आप देखेंगे तो इसमें कुछ 8 राज्य, पूर्वोत्तर के 8 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, ये उनके लिए काम करती है। इसमें हर राज्य का जो राज्यपाल है वो शामिल होगा, हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 ऐसे मेंबर होंगे जो नाम निर्दिष्ट होंगे, वो भी शामिल होंगे। और इस परिषद का जो अध्यक्ष है वो हमारा गृह मंत्री होंगे। तो इसमें सदस्य की बात पूछी गई है, तो एक केवल टेक्निकल चीज़ थी और इससे कई लोग गलत करके आए होंगे, उनको लगता होगा चारों शामिल होंगे। तो आपको गृह मंत्री ये अध्यक्ष हैं, इसलिए ऊपर के 3 विकल्प को 1, 2, 3, अर्थात इस सवाल का उत्तर जो होगा वो आपका ए होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 80 नंबर। तो हमने 80 डील कर लिया है। 80 का आपने कौन सा जवाब बताया? 80 का सर 1, 2, 3, मतलब ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मार्क कर लीजिए, ए ऑप्शन होगा 80 नंबर सवाल का। सेट बी की बात हो रही है, सेट बी में पॉलिटी चल रहा है इस समय। अगला क्वेश्चन है 91, बहुत आसान सा सवाल है, 91 नंबर सवाल। और ये सवाल हमको लगता है सरी से ले लेते हैं। नहीं, आप लीजिए भाई, आज मेरी भूमिका कुछ और है। जो लोग मुझसे पॉलिटी पढ़े हैं वो मुझे बता देंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि सर भी कुछ बोले, है ना, समय चाहते हैं। आप बताएं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो इसको 91 नंबर सवाल जो है, इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 2023 तक, मतलब डेट डाल के पूछा है, पूछना भी पड़ेगा, ठीक है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो अगर इसकी बात आप करेंगे तो आप शुरुआत से अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक, जो पहले गैर कांग्रेसी सरकार से पहले की बात है, 80 के बाद वाला कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यू जनगणना हुई आपकी। 51 में जनगणना हुई, फिर 61 में हुई और 71 में हुई। परिसीमन आयोग बनाया ही जाता है जनगणना के बाद, ठीक है। परिसीमन के बारे में विस्तार से बताया भी गया है। तो 51 के बाद 52 में परिसीमन हुआ, फिर 61 के बाद फिर 62 में परिसीमन हुआ, फिर 71 के बाद 72 में परिसीमन हुआ। ये 3 परिसीमन हुए, और उसके बाद फिर जनगणनाएं तो होती रही, लेकिन परिसीमन रुक गया। उसके पीछे कुछ कारण थे, जनसंख्या जो निरोध कार्यक्रम था उसके भी कुछ कारण थे। तो इस तरीके से परिसीमन हुआ नहीं। फिर एक परिसीमन हुआ जो 2002 में हुआ, 2001 की जनगणना के आधार पे, और अभी जो आपका रिसेंटली चुना हुआ है ये भी 2002 की ही परिसीमन के आधार पे हुआ है, 2001 की जनगणना के आधार पे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका 1992, 62, 72 और 2002, तो 4 परिसीमन हुए हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन था, डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। 91 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर आपका होगा डी, मतलब 4 परिसीमन। चलिए, अगला है 92 नंबर सवाल। चलिए 92 नंबर सवाल देख लें। और लास्ट क्लास जो मैंने संविधान संशोधन का मैराथन किया था उस पर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, तो उसमें मैं हमेशा कहता रहा कि कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके क्रम जरूर याद रखिए। जैसे 8वीं अनुसूची में जब भाषाओं की बात होती है तो शुरुआत में 14 भाषा थी, बाद में 1 भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषा, फिर 4 भाषा।
तो इस हिसाब से 3 बार संशोधन हुए होंगे। और उसमें पूछा जा रहा है कि जो 71वां संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 3 जोड़ी गई होगी, क्योंकि 1, 3, 4 आज वर्तमान में 22 है। तो 21वें संविधान संशोधन की बात होगी जिसमें 1 जोड़ी गई थी सिंधी। फिर जब हम 71वें संविधान संशोधन में आएंगे तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसके बाद जब हम 2003 की बात करेंगे तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली होगी। तो अगर बाद वाला भी याद है, पहले वाला 71 वाला नहीं याद है, तो आप देखेंगे इसमें कि बाद वाले में 4 भाषाओं में मैथिली भी थी, वो यहाँ ऑप्शन में है, बस उसको आप बाहर कर दो। तो बाकी जो 3 बची ऊपर, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो इस हिसाब से अगर उत्तर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन होगा, 1, 2 और 3। तो ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। बहुत फैक्चुअल सा सवाल पूछा गया है, 1, 3, 4 तो सबको याद ही रहता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 92 नंबर सवाल जो था उसका हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है 93 नंबर। हाँ, और ये सवाल सब सरल हैं। अगर आप कहानी के हिसाब से आपने पढ़ा होगा तो ये सब इतिहास में भी आपको पढ़ाया गया, पॉलिटी में भी पढ़ाया गया, तो जगह जगह ये चीजें मिलती हैं जो चुनावी तर्कश अगर किसी ने देखा उसमें भी हो गया। तो 93 नंबर सवाल में ये सारा जो सारी कहानी आई है, कहानी है इसमें। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, ये सब आप वहाँ सुन चुके होंगे। और आप चाहते हैं कि इसको वैसे ही पढ़ाया जाए लाइन लाइन, तो ऐसा नहीं होता। सामान्य अध्ययन मतलब जोड़ के तो इंटरलिंक तो करना आना पड़ेगा, उत्तर आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सवाल नंबर 93 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तरफ दल दिया गया है जैसे भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और स्वतंत्र पार्टी, और एक तरफ उनके नेता दिया गया है। ये नेता वो फाउंडर हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इस राजनीतिक दल की। तो पहला वाला तो हर किसी के जहन में है कि भारतीय जनसंघ, इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ आप जोड़ देंगे, ये सबको आता है और सबने एक विकल्प तो चुन लिया होगा। दूसरा विकल्प है सोशलिस्ट पार्टी। अब सोशलिस्ट पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि एक बड़ी जो कहानी है वो आपको बताई जाती है कि वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में कैसे टूटे। तो उसमें 3 लोगों का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण का, आचार्य नरेंद्र देव का और राम मनोहर लोहिया का। तो ऐसी स्थिति में सोशलिस्ट पार्टी के सामने सी राजगोपालाचारी लिखा गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो दूसरा, सोशलिस्ट पार्टी को आप मैच नहीं करेंगे, आप इनको सुमेलित नहीं करेंगे। फिर तीसरा आता है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जगजीवन राम जी हैं, तो ये ठीक है, इनके द्वारा ही ये बनाया गया था, तो ये वाला विकल्प सही है। और इसके बाद हम चौथे में देखेंगे तो स्वतंत्र पार्टी, ये स्वतंत्र पार्टी जो है सी राजगोपालाचारी की है, जबकि इनके सामने नरेंद्र देव लिखा गया है। ठीक है, तो ये कथन आपका जो है, ये स्टेटमेंट और ये जो सुमेलित करना है ये गलत है। इस हिसाब से 2 विकल्प है आपके पास, भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और दूसरा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम। तो इस हिसाब से यही एक सवाल है जिसमें पूछा गया कितने कथन सही हैं। इस बार है ना, अभी तक ये मुझे एक सवाल मिला नहीं, और भी पूछे गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। पिछली बार यूपीएससी ने कहर ढा दिया था जी, तो इस बार ऐसा हो गया है कि बहुत कम सवाल रखे गए हैं, एलिमिनेशन मेथड को वापस कर दिया। यस, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल शायद ज्यादा एलिमिनेशन वाले हैं, तो शायद किसी का गलत ना हो जाए, इस कारण कि इसमें कितने कथन पूछ रखे हैं। हाँ, तो इसमें 2 कथन सही है। हाँ, ये गड़बड़ी अगर आप में से किसी ने की है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि उस तरह से प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो वैसे थे जो एलिमिनेशन से निकाल रहे होंगे आप, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा कि ये पूछा गया कितने कथन सही हैं। हाँ, तो इसमें 2 कथन सही हैं, तो आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, केवल 2। और इस केवल 2 का मतलब सोशलिस्ट पार्टी राजगोपालाचारी नहीं होगा, इसका मतलब 2 कथन सही हैं। ठीक है, चलिए 93 नंबर सवाल हमने डील कर लिया है, और उसके बाद अब 94 नंबर सवाल हम अब अगला पॉलिटी से लेंगे। बिल्कुल, इसको भी फुल स्क्रीन लीजिएगा, ये बड़ा सवाल। और ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, इसको हर किसी को पता है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, बस विकल्प पे बात कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 क में, मतलब 9A में दी गई है, आप नगर पालिका 9A से जोड़ते हैं, तो ये कथन आपका सही है। आपातकालीन उपबंध कौन से भाग में, 18 लिखा गया है इसमें, ये भी आपका सही है। और संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो वो 20 में होता है, और वो 20 ही लिखा गया है। तो यहाँ बहुत बुद्धि नहीं लगानी है, बिल्कुल शुद्ध रूप से तथ्यात्मक सवाल था, और इसमें आप समय बचा सकते थे। 1, 2, 3 डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 94 में इसके साथ जा सकते हैं आप। 94 में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी बेसिक तरीके से आपने पढ़ा है, तो ये सवाल बहुत आराम से बन जाएगा। 94 का आपका हो गया डी। मैं सही हूँ?
बिल्कुल 94 का डी, तो 95 95 नंबर सवाल देख लेते हैं। सेट बी डील कर रहे हैं हम। और एक बात मैं आप सबसे कहूंगा कि आपने पहली बार कुछ इस तरह के प्रेजेंटेशन में अपना पेपर एनालिसिस किया है और आप सबको अंदाजा होगा कि इसके पीछे ठीक ठाक मेहनत हमारी लगी होगी। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी से 1 मिनट का बीच में समय निकालकर इस लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ जाते हैं 95 नंबर सवाल पर, 95 नंबर सवाल पर, जो कि पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है। और हमने हमेशा आपको आगाह किया है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए संविधान के अनुसार तो सतर्क रहिए। लगेगा कि सही है, लेकिन संविधान के अनुसार है या नहीं, इस पर ध्यान रखना है। उस पर भी इस सवाल में ध्यान कम देना। इस सवाल में जो सही उत्तर है वो टर्मिनोलॉजी पे आप ध्यान दो। संगरोध आ रहा है किसी को बिना अंग्रेजी देखे? ये संगरोध क्या है? अभी कोरोना में बहुत सारे लोग क्वारंटीन हुए थे, क्वारंटीन ही लिख देता, सबको पता था। लेकिन यूपीएससी है, बदमाशी करेगा कि भाई साहब एक बार तो अंग्रेजी देखो, हिंदी वालों से अपेक्षा रखता है। तो यहाँ संगरोध का मतलब क्वारंटीन से है। और अब उत्तर आपका हो जाएगा। इतना मेहनत करी है तो सही वही होना चाहिए। तो आर्टिकल 95 बहुत बार होता है, आप नहीं जानते हैं, फिर तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा ना, लाभ में तो है ही है आप। तो उस हिसाब में इसमें आप देखिए, अंग्रेजी वर्जन देखते तो आपको समझ में आ जाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये सब करा रखा था, क्वारंटीन वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, सही की बात की जा रही है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ऐसा लिखा जा रहा है, तो आप समझ सकते नहीं होगा। दूसरा, अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय हो ही नहीं सकता। अंतर्राज्यीय प्रवासन, जब दो राज्यों के बीच की बात है तो उसमें सेंट्रल को इंटरफेयर करना पड़ेगा। आपसी मुद्दे हम बहुत वैसे नहीं सुलझा पाते, तो एक ऑथराइजेशन चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन आता है, तो यही वाला सही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत आता है, तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। चौथा देखेंगे, निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और ये जो मामला है ये आपका केंद्र सूची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 95। 96 पे आते हैं। चलिए 96। ठीक है, 96 में ये तो रटा रटाया सवाल है, आपने हजारों बार कहा होगा कि जब भी निजता के अधिकार की बात आएगी 21 जा रहा अपना, अनुच्छेद 21 प्रभावित हो रहा है इसमें। लेकिन हाँ, जब इसको आप थोड़ा और खोलेंगे तो इसमें कभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो आर्टिकल 19(1)(d) प्लस आर्टिकल 21 को मिला के जो है वो राइट टू प्राइवेसी की बात कई बार होती है। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा कोई विकल्प अलग से 19(1) का डी नहीं दिया है, तो ज़्यादा बेहतर विकल्प आपका 21 होता है। 21 के साथ जाएंगे, मतलब 96 जो नंबर सवाल है उसका ऑप्शन होगा डी, आर्टिकल 21। चलिए 96 का डी हो गया। और अगला सवाल है 97, और 2 सवाल अब बचे हुए हैं मात्र, 97 नंबर और 100 नंबर सेट बी में। देखिए 97 का जो सवाल है उसमें है कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं। तो कर्तव्यों की बात करेंगे तो एक बात तो आपके समझ में आ जाएगी कि ये पद जब बना था तब क्यों बना था, इस पर बड़ी चर्चा हुई थी। और ऐसा लगा था कि जैसे इस पद के पास तीनों सेनाओं का पूरा वास्तविक कमांड होगा। लेकिन जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको पता लगा कि वो वास्तविक कमांड की बजाय वो कोऑर्डिनेशन का कमांड था। तो इस तरीके से एक बार विकल्प पढ़िए। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष हैं, जो डिफेंस स्टाफ है CDS, वो स्थायी जो कमेटी होती है वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये सही है, इस विकल्प को आप सही लगाएंगे। दूसरा है कि तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना इनके पास होता है, तो वो नहीं होता, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये कमांड नहीं करते। तो इसलिए दूसरे विकल्प को आप हटा देंगे। तीसरा विकल्प है कि सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, तो ये सैन्य सलाहकार के रूप में ही जुड़े हुए हैं। तो सलाहकार से आप समझ सकते हैं वास्तविक शक्ति नहीं है। तो इस हिसाब से तीसरा सही है, पहला सही है, 2 नंबर जो ऑप्शन था वो गलत है। तो 97 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, 1 और 3। तो डी ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे 97 का। चलिए डी हो गया 97 का। और अंतिम क्वेश्चन जो है वो है 100वां सवाल सेट बी में, पॉलिटी का अंतिम सवाल है। 100वां मतलब पूरा का पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके जस्ट बाद हम साइंस टेक की बात करेंगे, मनीष सर हमारे साथ होंगे। बिल्कुल। तो पॉलिटी में अमरेंद्र सर से लास्ट सवाल हम बात कर रहे हैं 100 नंबर, सॉरी
इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। हाँ। ठीक है, अतुल सर की बारी आ जाएगी फिर। हाँ, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वाइज डील कर रहे हैं, हाँ, इसलिए subject आपको wise जो चल रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन दिख रहा है वो इस कारण है। ठीक है, चलिए तो 100 नंबर सवाल, पॉलिटी का आखिरी सवाल, 100 नंबर सवाल हम स्क्रीन पर लीजिए, बड़ा सा सवाल है। हाँ, 100 नंबर सवाल पे बात करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ करंट अफेयर से भी इसको जोड़ के आप देख सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से करंट अफेयर से इसको जो घटना हुई उससे प्रेरणा ली गई है। शुद्ध रूप से ये पॉलिटी का सवाल है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में विचार कीजिए। एथिक्स कमेटी की बात की जा रही है, तो अगर आप एथिक्स कमेटी की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में ऐसी कोई कमेटी एग्जिस्ट करती नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो इस कमेटी में सबसे पहले राज्यसभा में के.आर. नारायण जो राष्ट्रपति हमारे थे, उनके द्वारा एक बार इसको कहा गया था, लेकिन बात यहाँ लोकसभा में हो रही है। तो लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में ये पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में, तो 2002 में इसे एक निर्दिष्ट मतलब तदर्थ मतलब अस्थायी रूप से इस समिति को काम सौंपा गया था। तो पहले ये तदर्थ समिति के रूप में आई थी, ये पहला विकल्प है आपका। तो कहानी के हिसाब से देखेंगे तो ये एक तदर्थ समिति थी, एडहॉक कमेटी थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये विकल्प आपका 1 नंबर सही है। दूसरा विकल्प है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है। तो ये वाली भी बात सही है, और आपने महुआ मोइत्रा के संबंध में देखा होगा, तो वो शिकायत की चीज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो शिकायत है वो कोई लोकसभा का सदस्य ही कर सकता है किसी लोकसभा सदस्य के खिलाफ इस आचार समिति में, इस एथिक्स कमेटी में। तो दूसरा वाला जो विकल्प है वो भी बिल्कुल सत्य है। तीसरे विकल्प पे आ जाते हैं, यह समिति किसी ऐसे मामले में विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो ये आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी रूप में अगर कोई भी विचाराधीन न्यायालय के समक्ष अगर कोई भी ऐसा मामला विचाराधीन है तो उस पर इनका इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये भी सत्य है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर इस कमेटी का विचार कुछ और है और सदन ने बाद में ये तय किया इनके रिकमेंडेशन के बाद कि जो दंड कमेटी चाहती थी वो दंड सदन नहीं दे रहा है, तो कमेटी के पास ये अधिकार है कि कमेटी उस मामले को न्यायालय ले जाए। लेकिन हाँ, कमेटी को किसी मामले को न्यायालय ले जाने की जो पावर्स है वो बड़ी लिमिटेड है, वो बड़ी सीमित है। तो ये जो आपका विकल्प है तीसरा कि न्यायाधीन अगर कोई मामला है तो वो समिति के पास नहीं आएगी, वो भी विकल्प सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही विकल्प 100 नंबर सवाल का आपका सत्य है। इस हिसाब से इस प्रश्न का 100 नंबर प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा वो होगा डी, 1, 2, 3 तीनों जी। चलिए, तो 100 नंबर सवाल हो गया, इसका मतलब पॉलिटी के 20 सवाल हमने कर लिए हैं, 20 सवाल खत्म हो गए हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।